बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। चलिए तो बिना किसी देर के सब लोग तैयार हो जाओ, कमेंट में आंसर देने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2021 का सीटेट पेपर 1 जो हम आपके सामने रख रहे हैं आज, और अच्छे से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सही सही जवाब दीजिएगा। तो पहला प्रश्न बिना किसी देरी के आपके समक्ष है। विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। सेलेक्ट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन के समूह को आपको चुनना है। तो शुरू हो जाओ। क्या हो गया? 1/5, 2/5, 1/3, 1/5, 2/7/5, 4/3, 4 और 1/8। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा समूह अलग है आपकी इन भिन्नों से। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। और यहां पर सवाल आपके समक्ष, पोल तो नहीं दे पाएंगे लेकिन आपके जवाब जरूर चाहेंगे। तो क्या जवाब मिलता है? प्रश्न आपके सामने, विषम भिन्नों के समूह को चुनना है। 1/5, 2/5, 1/3, 2/3, 4/7/5, 4/3 या 4 और 1/8। तो यहां पर देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। किसी ने कहा सी, किसी ने कहा सी, किसी ने कहा डी। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो ये भिन्न जो लिखे ना आपके सामने, देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ये वाली भिन्न भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना। देख रहे हो ना, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, यानी हर एक भिन्न एक ही जाति की है, समझो। लेकिन 4/1 तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता भाई। इसको देखो 4/1 ही तो लिखोगे। तो क्या ये 4/1 प्रॉपर फ्रैक्शन है? आपने कहा नहीं भाई 4/1 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपने क्या देखा भाई, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यानी बाकी समूह किसी ना किसी तरह से कोरिलेट करते हैं कि 1/5, 2/5 क्या है, ये प्रॉपर, यानी दोनों भिन्न एक ही जैसी हैं। ये दोनों प्रॉपर है, ये दोनों प्रॉपर है, ये दोनों इम्प्रॉपर हैं। तो दोनों भिन्नों एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं। लेकिन इसमें क्या देखिए, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 4/1 किसने कहा? मालती। 4/1 क्या प्रॉपर आपको दिख रहा है? 4/1 प्रॉपर है? 4/1 क्या प्रॉपर होगा? राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। क्योंकि ये इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर, इसमें एक भिन्न इम्प्रॉपर, तो दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी को नहीं रखती हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी बातें हमें समझ नहीं होती। चलो बताओ। वॉन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह टेनग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चों की सहायता करता है। यह बच्चों को ज्यामिति आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। यह आकृतियों के विश्लेषण और दृष्टिकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। यह बच्चों को ज्यामिति में अच्छे अंक प्रदान करने में सहायता करता है। तो देखते हैं आपका जवाब इनमें से क्या मिला। वॉन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति अधिगम, जब ज्यामिति अधिगम के महत्वपूर्ण पद चिंतन है, संपूर्ण चिंतन है, तो उसका मतलब क्या है? पहला पद क्या होता है? आप कहते हैं चिंतन, विजुअलाइजेशन, है ना, और उसी पर सब कुछ बच्चा सीखता है। तो एकदम सही जवाब है आपका, बहुत ही खूबसूरत जवाब। यानी राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, एकदम बढ़िया जवाब। क्यों? क्योंकि वॉन हेले साहब ने कहा था कि बालक के जो प्रारंभिक लेवल है, वो पहला लेवल कौन सा है? आपने कहा फर्स्ट लेवल इज विजुअलाइजेशन, जिसको 0 लेवल बोलते हैं, है ना, विजुअलाइजेशन। दूसरा एनालिसिस। तो ये एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के बाद ही तो बच्चा आगे बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन 2 का सी एकदम करेक्ट जवाब है। आपके लिए तालियां। एक और सवाल। कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। कैसी समस्याएं दी? 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे? बी ऑप्शन क्या है? 15 संतरा को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों। कमल ऐसी कुल कितनी पंक्ति बना सकता है? दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित हैं। अध्यापक विद्यार्थी को 3 और 5 की गुणन सारणी यानी पहाड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा है।
या दो समान शाब्दिक समस्याओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों को हल करने के लिए भाग करने की आवश्यकता। राइट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि यहां पर सब लोग अपना आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं ए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर व्हाट, और साफ दिख रहा है, एकदम एकदम क्लियर है भाई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियरिटी कंप्लीट है, कोई भी क्लियरिटी में इशू नहीं है। ए, सबने कहा ए। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, सवाल क्या पूछा है? गणित के अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को 2 शब्द समस्याएं दी, तो विद्यार्थियों को वो शब्द समस्या देने का मतलब क्या है? तो इसमें अध्यापक को, भाई अध्यापक को देख रहे हो क्या कि अध्यापक को इसकी ज्ञान है? अध्यापक को तो ऑलरेडी ज्ञान होगा ही भाई, जब अध्यापक प्रश्न दे रहा है तो अध्यापक को तो स्पष्ट है चीजों के बारे में, है ना? अध्यापक को तो स्पष्ट हो गई, उसी ने तो सवाल दिया है मेरे भाइयों, तो ये आप अध्यापक को क्यों ले रहे हैं? हाँ, अध्यापक को क्यों ले रहे हो साथ में? ये तो अध्यापक की बात बता रहा है, तो टीचर के बारे में थोड़ी पूछ रहा है वो। हाँ, दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित हैं। क्यों? कि 15 को 3 में लगाओगे तो 5 बराबर भाग होंगे, और 15 को एक पंक्ति में 5 लगाओगे 3 बराबर 3 पंक्तियां बनेंगी, तो यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर ये लागू है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित हैं। आड़ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। तो ये है सीटेट 24 दिसंबर 2021 का पेपर, देख लो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको मैं करा रहा हूं स्पेशली, कि जिससे कि आपको फायदा मिले जब अपने एग्जामिनेशन में आप जाएं। सब लोग लाइक करते हैं। सवाल एक और सामने है, इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? Which of the following step is not involved in problem solving? समस्या का स्पष्टीकरण, योजना का प्रतिपादन, अविवेचित कलन विधि का विकास, उत्तर परिणाम को प्रतिपादित करना। तो which of the following step is not involved in problem solving? Facing the problem, formulation of the plan, development of non-discriminatory algorithm, or evaluate outcome? जी, ओ माय गॉड, क्या बात है। इवेलुएट, अरे देखो, समस्या का स्पष्टीकरण, बिल्कुल सही बात है, समस्या को स्पष्टीकरण करना ये तो पहला स्टेप है। योजना का प्रतिपादन, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो जरूरी है। और लास्ट में निष्कर्ष को बोलते हैं निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष नहीं निकालते, कंक्लूजन नहीं निकालते आप? तो जो भी आउटकम आएगी उसका निष्कर्ष तो वही तो होता है, हाँ हमने सही किया, गलत किया। हाँ ओके सीमा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो यानी अविवेकी और अविवेचित कलन विधि का विकास करना। अविवेकी में डिस्क्रिमिनेटरी, जहां पर बच्चे को परेशानी हो, जहां बच्चा प्रॉब्लम फेस करे, ऐसी कलन विधि का विकास। भैया समस्या समाधान में किसी कलन विधि का विकास नहीं कराया जाता है, समस्या का हल किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिथम्स इज द राइट आंसर। हाँ समझ, एक एक मीनिंग समझो। चलो एक बड़ा आसान सवाल है, इसको तो सब बच्चे जानते हैं। यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, उसका क्षेत्र हो जाएगा। The side of a square is doubled, then its area will become। ये तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। तो आपने कहा देखो, ये एक वर्ग है, समझते एक सवाल को समझेंगे। ये सपोज एक वर्ग है, उस वर्ग की भुजा ए है। अब आपने भुजा को 2 गुना कर दिया तो वर्ग ऐसा बन गया, 2a भुजा हो गई। उसमें बोले क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पहले एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, अगली बार क्या होगा? 2a का होल स्क्वायर। तो ये एरिया था ए स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर। तो कितने गुना हो गया? आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान सवाल था, ऐसे सवालों को तो हम जरूर करके आएंगे, ऐसे सवालों में तो पूरे नंबर लाएंगे, है ना? ऐसे सवाल मिल जाए तो हमारी बात ना बन जाए, फिर तो कोई हमें रोक पाए? नहीं रोक पाएगा। एक और सवाल, आसान सवाल था, तेजी से आपने समझा। वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर है। एक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट का एक बड़े बॉक्स में पैक करना चाहता है। इन छोटे पैकेट को बड़े बॉक्स में पैक करना चाहता, जिसकी आंतरिक माप 0.5 मीटर, 0.25 मीटर और 18 सेंटीमीटर है। इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं, ये आपको बताना है। इस बक्से में कितने पैकेट ला सकते हो आप, ये आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे कितने पैकेट आएंगे बक्से में। यस जी गुरुजी खांगशा, कितने पैकेट आएंगे इस बक्से में? तो आपको तो पता है ना भाई, ये बक्से का आयतन है। अगर मैं बक्से के वॉल्यूम में इस
एक बिस्किट के पैकेट के वॉल्यूम का डिवाइड कर दो तो बात बन सकती है कि नहीं बन सकती है? आपने कहा बिल्कुल बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पोल नहीं मिलेगा, यहाँ कमेंट चलेगा। बहुत कमेंट में आंसर करते हो ना, तो आज कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दो। कहानी कहाँ बनी? कहानी बनी कि भाई वॉल्यूम में तो प्रॉब्लम क्या है, भाई ये वाला वॉल्यूम तो सेंटीमीटर में है, लेकिन ये तो मीटर मीटर सेंटीमीटर में लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस बॉक्स का आयतन क्या होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 18 सेंटीमीटर अपॉन बक्से का आयतन 12, पैकेट का आयतन 12 गुना, अब सब सेंटीमीटर में हो गया, अब सारा क्या है सेंटीमीटर में, तो करें, आपने कहा डिवाइड कर लेते। देखो 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 25 से कट गया, 5 से काटे 5 पंजे 25, तो 25 पंजे 125, तो कुल मिलाकर के 125 बिस्किट के पैकेट उस बॉक्स में रखे जा सकते हैं। आसान है। देखो सवाल मुश्किल नहीं था, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना, ये मैंने जो बढ़ाया है, एक एक सवाल आपको मिला है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना आता हो, जो पेपर में आया हो और आपको समझ में ना आया हो। एक और प्रश्न तेज करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन पूरे करने हैं हमें, मैं चाहूंगा कि इसको हम जल्दी खत्म कर ले, है ना। चलो एक और सवाल, राधा के पास 450 रुपए हैं और शीना के पास 550 रुपए हैं। शीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। राधा ने उसे 450 जमा 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? देखते हैं। बच्चे ने अधिक शब्द का योग से संबंधित किया है। बच्चे संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता। बच्चे में पढ़ने के कौशल की कमी है। बच्चा समझता है कि 550 रुपए में से 450 रुपए को नहीं घटाया जा सकता। तो देखते हैं ये जो बच्चा है, बच्चा उसे 450 और 550 कर देता है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सवाल का उत्तर? देखो भाई, बच्चा समझता है कि घटाया नहीं जा सकता, ये गलत है, क्योंकि उसके पास अधिक का कंपैरिजन पूछा गया, लेकिन उसने उसको जोड़ दिया। क्योंकि सबसे एप्रोप्रिएट रीजन क्या है, उसने बोला उसके पास कितना अधिक धन है। और हम कई बार बचपन में पढ़ते होंगे कि ज्यादा के लिए जोड़ते हैं, है ना। हम कहते हैं ना, तो अधिक के लिए क्या हुई ये संख्या ज्यादा, अधिक के लिए जोड़ और कम के लिए घटाव, ऐसे बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि अधिक के लिए जोड़, कम के लिए घटाव। तो अधिक के लिए जोड़, तो बच्चा उसी को समझ बैठा है बस कि भाई बच्चे ने शब्द, जो अधिक शब्द का प्रयोग है वो योग से संबंधित कर लिया। क्योंकि बचपन में हमने भी बहुत बार पढ़ा था, हमारे टीचर भी हमको बोलते थे कि भाई अधिक आ जाए तो जोड़ देना, कम आ जाए तो घटा देना, है ना। तो राइट ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव भाजित होता है वह है। The number by which the sum of 3 consecutive natural numbers is always divisible is what? देखते हैं क्या मिलता है जवाब। उम्मीद करूंगा, ओ माय गॉड रागिनी क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जवाब। फास्ट आंसर ए ऑप्शन मिला है मुझे मनोहर की तरफ से 7 का। बात 8 की हो रही है, 8 का सी। बहुत बढ़िया। देखो 3 क्रमागत संख्याओं के बारे में बात हुई, तो हम सबसे पहले सबसे छोटा केस लेके चलते हैं। क्रमागत संख्याएं थी तो प्राकृत संख्याएं थी तो 1 से स्टार्ट होंगी। आपने कहा 1, 2 और 3, 3 लगातार संख्याओं को जोड़ें तो 3 और 2 5 और 1 6 आया। फिर 2 को जोड़ते हैं, 2 + 3 + 4 तो 9 आया। आपने कहा 3 + 4 + 5 तो 12 आया। ऐसे लगातार तीनों संख्याएं कोई भी उनको जोड़ने पर क्या देख रहे हैं, 6 9 12 ऐसे चलता जा रहा है। तो यानी किससे कटेगा, 3 से डिविजिबल होगा ना। हाँ, राइट ऑप्शन क्या होगा कि वो सभी संख्याएं क्रमागत 3 से विभाजित होंगी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट जवाब दिया है आपने, खूबसूरती के साथ जवाब आया है आपका। दैट्स वेरी नाइस। ऐसे ये नंबर सिस्टम के सवाल है सब। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये सवाल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको और अभी भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ये योग का क्या कहलाता है? संवरक गुण, क्रम विनिमय गुण, तत्समक गुण या योगात्मक गुण? आयुष सब लोग सूंघ सूंघ के उत्तर देंगे अब। आयुष क्या बात है। चलो देखते हैं।
दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, कौन से नियम को फॉलो करती है? संवरक गुण, क्रम विनिमय गुण, तत्समक गुण या योज्य प्रतिलोम गुण। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द राइट ऑप्शन ए, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ो और प्राकृत संख्याएं मिल जाए, जैसे 2 और 5 को जोड़े तो 2 भी प्राकृत, 7 भी प्राकृत और 7 भी प्राकृत, तो ये सभी संख्या जब एक ही प्रॉपर्टी की आ जाती हैं तो दो संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो तो क्या आता है? संवर्ग। कुछ याद आया? मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया संवर्ग? आपको बहुत बार पढ़ाया था ना संवर्ग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ाई थी ना, तो देखो काम आई ना, तो ये नियम जरूर काम आते हैं। क्रम विनिमय क्या कहता है कि दो संख्याओं की गुणा का क्रम बदलने पर, या दो संख्याओं के जोड़ को क्रम बदलने पर उनका मान नहीं बदलता। तत्समक का मतलब क्या होता है? ये दो तरह की होती है, योगात्मक और गुणात्मक, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, है ना? तो ये योगात्मक गुणात्मक का मतलब क्या है? ये जब दो संख्याओं का योगात्मक की अगर हम बात करते हैं तो अगर दो संख्याओं को जोड़ें, उनकी आइडेंटिटी ऐसी जिसका कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मैंने कहा 5 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 5 ही रहे, ऐसे में बोला 8 में मैं किस चीज की गुणा करूं कि ये 8 ही रहे। इस एलिमेंट का जो फर्क नहीं डालता उसी को कहते हैं तत्समक, आइडेंटिटी। तो मतलब क्या हुआ? इसमें 0 जोड़ दो, इसमें 1 की गुणा कर दो। इसलिए योगात्मक जो तत्समक है वो 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है अंकों में। क्लियर है? और योज्य प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या उसको भी समझ लो। इनवर्स का मतलब होता है अगर दो संख्याओं को जोड़ें और आपको आइडेंटिटी मिल जाए, क्या मिल जाए? आइडेंटिटी, तो वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं, योज्य योगात्मक होते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं कहूं कि मैं 5 में क्या जोड़ूं कि ये आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है ना, आइडेंटिटी 0 होती है ना। अगर हम योज्य की बात करते हैं तो योगात्मक जो गुण होता है उसमें तो 0 देता है ना वो। तो 5 में क्या जोड़े कि 0 बन जाए? आपने कहा 5 प्लस में माइनस का 5 जोड़ दो, 0 बन जाएगा, है ना? ये होता है प्रतिलोम योगात्मक, योज्य योगात्मक। सेकंड को बोलते क्रम विनिमय नियम। जैसे मैं बोलूं ना आपको, देखो समझो, सेकंड को क्या बोलते हैं कि मैंने कहा 5 + 3 = 3 + 5। सही बात है कि गलत बात है? आपने कहा एकदम एक्यूरेट बात है भाई। 5 में 3 जोड़ो, 3 में 5 जोड़ो, वैल्यू तो 8 ही आना है। तो उसको बोलते हैं एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ, यानी योग का क्रम विनिमय नियम। अगर हम बात करें कि भाई 4 × 7 = 7 × 4 होता है, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ये वाला। अभी समझ में आया सबको? ये सारे नियम समझ में आ रहे ना? ये नियम आपको समझ में आने भी चाहिए, तभी बात बनेगी। चलो, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्याएं लुप्त हैं? तो यानी आपको संख्या पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये पैटर्न के सवाल है। विच नंबर आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस? 0 1 1 2 3 5 8 13 ब्लैंक 34 55 एंड ब्लैंक। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी। हाँ ओके, श्योर 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 श्योर, रागनी, डन। तो एक दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्याएं विलुप्त हैं ये आपको सोचना है। मैं आपको बता दूं, इस श्रृंखला का नाम है फिबोनाची सीरीज। इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज। अब ये फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है? इसमें दो पद ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, 0 और 1। अब 0 1 से शुरुआत होती है, दो पद होते हैं, 0 1 ऑलरेडी गिवन होते हैं। अब आगे वाली जो संख्या निकालनी होती है ना, वो पीछे वाली संख्याओं का सम होती है। जैसे अब देखो 0 1 तो फिक्स हो गए। जब 0 में आपने 1 को जोड़ा तो 1 आया, 1 में 1 को जोड़ा 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, है ना? अब 3 में 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 आया, 8 5 13, 13 और 8 21, और ऐसे 55 आया, 34 आया, तो 34 से 55 18। तो इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। हाँ, फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, श्रृंखला। यानी पिछले दो पदों का योग होकर के नए पद का निर्माण होता है। हाँ सीटेट में, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ये तो मैंने बता दिया है आपको अश्वनी। फिबोनाची प्रूफ नहीं करना है, इस सीरीज को पता होना चाहिए, कोई पूछे तो कौन सी सीरीज है, इसलिए। राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख लेते हैं।
क्वेश्चन है 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? What will be the sum of the prime factors of 27,720? पेपर में चीजें रख देते हैं। ये देखो, उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ बताया है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने नाम बता दिया, सीरीज को, ऐसी श्रृंखला को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो व्हाट विल बी दी सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स? अब देखो, अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालें? तो सीधे सीधे कर लें इसको, 2 7 7 2 0। तो हमको प्राइम फैक्टर निकालते, तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 13,860। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई साहब? वो तो मुझे बता दो, होनी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो। और मेरा पेन गिर गया भाई, आ जाओ भाई, ऐसे मत करो भाई, पेन गिर गया भाई मेरा, भाई लोगों। ओके, पेन उड़ गया था, अरे पेपर भी गिर गया मेरा तो भाई। चलिए, ओके, अब क्या करें? 2 से कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 2 से काट दें। तो 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6 0। 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काट दें। आपने कहा देखो 3 से काट लेते हैं, 5 4 9, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अभी 5 और 5 10 और दोबारा फिर 3 से कट जाएगा। आपने कहा ओके, 3 तिया 9, 2 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15, 9 5 14 और 8 22। अब नहीं कटेगा, है ना? ये 385 नहीं कटेगा ना? आपने कहा बिल्कुल नहीं कटेगा 385। अब किससे काटे 385 को? ये कट जाएगा 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 7 से 11 और 11। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आए? देखो, प्राइम फैक्टर्स ही रखने हैं बस आपको। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो अब सब योग करने की बात होती है, सबको जोड़ने मत बैठ जाना, कभी सबको जोड़ दो ना। उसने बोला अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 3 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर, 11 इसका फैक्टर है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 3 5 7 और 11 हैं बस। ठीक है, बस इनको ऐड करना था। तो कितना हुआ? हाँ जी, कितना हुआ ऐड करने के बाद? अब तो आप बता ही देंगे मुझे, 28। राइट ऑप्शन 28। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो मुझे बता दे भैया, वैसे कोई प्रॉब्लम तो छोड़ी नहीं है, समझ में आ गया? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी प्राइम फैक्टर पूछे, तो जब भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो रिपीटेशन काउंट नहीं होता है, ठीक ना? हमेशा रिपीटेशन काउंट नहीं होगा, हमेशा सिर्फ उसको एक बार ही गिना जाएगा। हाँ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रिया, बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं है तो आसान हो गया। एक और सवाल लेते हैं फिर इसी बात पर। चलिए, राधा मनीष राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हम कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे? राधा मनीष राजेश एंड आशा wants to divide 137 marbles among themselves. If everyone needs the same number of marble, then how many more marbles do we have to add the group of marbles? हाँ, जब गुणनखंडों का पूछे तो सारे जोड़ने पड़ेंगे, फिर आपको, फिर तो और तरीका आ जाएगा, फिर तो अलग आएगा प्रिया। तब आपको सभी फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। प्राइम का मतलब होता है कि सिर्फ वही फैक्टर होंगे जो प्राइम नंबर्स हैं, फिर तो सब जिससे से कटेगा सब लिया जाएगा। तो आपने कहा एक, ए ऑप्शन एक जोड़ा जाए। देखो कंडीशन देखो भाई, 1 2 3 4 लोग हैं, अब 137 कंचे हैं, उनको बराबर बांटना है, तो भाई इसमें 4 का डिवाइड तो करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कितने कंचे और जोड़ोगे? अगर मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 4 से कटने वाली संख्या। तो 37 है, 37 तो 4 से नहीं कटता, कितने से कटता है? 40 से कटेगा ना, तो 3 और जोड़ दो इसमें, तो ये 140 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा। तो इस वाली कंचों में 3 कंचे और जोड़ेंगे, तो राइट ऑप्शन डी होना चाहिए साथियों, ए नहीं होगा, इट शुड बी डी, है ना? हाँ, एक रिमाइंडर बचेगा ना,
जब एक रिमाइंडर बचेगा तो आपको जोड़ना क्या पड़ेगा, उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा जिससे वो पूरा पूरा कट जाए। तो 3 कंचे और जोड़ देंगे तो वो 140 हो जाएंगे। 140 को जब बांटोगे तो हर किसी को 35-35 कंचे मिल जाएंगे। बढ़िया। एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन। एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात 1:5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा? ये सवाल मैंने कराया हुआ है, ये सवाल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। एक the ratio between the breadth and the perimeter of a rectangle is 1:5. What will be the ratio between the length and breadth of the rectangle? तो समझते हैं सवाल को, आप लोग कर तो रही है साथ में, मैं भी करा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये भाई एक आयत है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां बना लें, दिस इज माई आयत रेक्टेंगल। उसने कहा कि भाई आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच, तो आयत की चौड़ाई फॉर एग्जाम्पल हमने देखा अलग है, उसने बोला आयत की चौड़ाई, आपने कहा सर इसकी चौड़ाई कितनी है, सपोज मान लें b है, और अनुपात जो है और परिमाप, आयत की चौड़ाई परिमाप क्या हो गया, आपने कहा कि सर परिमाप हो गया इसका 2 × l + b, यही तो परिमाप होता है। तो उसने बोला कि b अनुपात 2 × l + b किसके बराबर है, 1:5 के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने कहा b = 1 होगा अनुपात में, और 2 × l + b = 5 हो गया, ये रेशो आ गए। तो b का वैल्यू 1 पुट कर दिया हमने इसमें, तो क्या हुआ, आपने कहा 2 × l + 1 = 5, या कह सकते हैं 2l + 2 = 5, 2l = 3 और l = 3/2। तो l का वैल्यू 3/2 आया। उसने क्या बोला, तो भाई उसने पूछा आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात। अब आयत की लंबाई कितनी है, आपने कहा l/b पूछा है, l तो 3/2 है, और b कितना है, आपने कहा वो तो 1 था। तो इस अनुपात को निकालो। जब रेशो को निकाला जाता है तो आप जानते हैं ना हमेशा कि रेशो हमेशा इक्वल dr रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 × 3 2, तो यानी 3/2, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को हो तो मुझे बता दे जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हाँ जी, 3:2 सही जवाब है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, फिर तो आसान सवाल, ऐसे सवाल कराए गए हैं आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग बंधनी को और 1/4 भाग चना तिल को दिया। 1 दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास है। मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां दर्जन में थी, ये आपको बताना है। मनीषा, बहुत सिंपल सवाल है, मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, पता नहीं कितनी है, उसने उसका 1/3 भाग अमर को दे दिया, 1/4 भाग अकबर को दे दिया, 1/6 भाग पंदनी को दे दिया। ये पंदनी एंथनी होगा वैसे, ये एंथनी था, एंथनी को दे दिया, और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया, चरणतिल को दे दिया। नाम है इनके, है ना, ये नाम है इनके, और उसके पास इनको देने के बाद भी 1 दर्जन टॉफियां बच गई। तो मोहन के पास शुरुआत में कितनी टॉफियां दर्जन में थी, ये आपको बताना है, बड़े आसान सवाल है। ओके, और रखेंगे आगे, आपका नाम भी रखेंगे, डोंट वरी। तो समझ लेते हैं, देखो मोहन के मैंने पास माना x टॉफियां हैं, ध्यान से समझना, मैंने ये माना कि मोहन के पास x टॉफियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा उसने 1/3 भाग अमर को, तो अमर को कितना दे दिया, x का 1/3 भाई, x/3 तो अमर को दे दी, x का 4 भाग अकबर को दे दिया, x का 1/6 भाग एंथनी को दे दिया, और उसी का 1/12 भाग इसको दे दिया, चनातिल को दे दिया। क्लियर है? तो यानी उसने पूरी टॉफियों में से उसके भाग ऐसे बांट दिए। तो उसने बोला अभी भी उसके पास कितनी बच रही है, 1 दर्जन टॉफियां, यानी अगर इन सबको जोड़ू में, टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट टॉफियां ये हुई, और मेरे पास टोटल कितनी थी, x टॉफियां थी, तो अब इसको मैं घटा दूं तो कितना आना चाहिए, 1 दर्जन 12 आना चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? यही तो करोगे, कुल टॉफियों में से जितनी टॉफी मैंने बांटी सब घटा दी, तो मेरे पास 1 दर्जन बच गई, मैंने 12 रख दिया।
कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नो प्रॉब्लम ना, ओके। अब क्या करें, आपने इसका एलसीएम लिया 12, तो x माइनस का 12 एलसीएम, तो क्या हुआ 3 चौके 12, 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया 12x माइनस का 4 3 7 2 और 1 10x इज इक्वल टू 12 गुणा 12। आप कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू बटा 12 12 144, तो x इज इक्वल टू 144 बटा 2। तो उसके पास स्टार्टिंग में 72 टॉफियां थी, 72 क्या था 70 टॉफी थी उसके पास, 72 टॉफी पहले थी। जब 70 टॉफी उसके पहले थी तो कितने दर्जन हुई है, आपने 72 में 12 का भाग कर दिया, तो 6 दर्जन टॉफी है उसके पास। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको दर्जन में 1 दर्जन लेके भी कर सकते, तब भी सवाल हो जाता। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर आप यहाँ 1 मान के करते ना 1 दर्जन टॉफी है तो यहां से 6 आ जाता। आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं था। और सेशन को लाइक वाइक करते रहो भाई, बिना लाइक के काम नहीं चलेगा। सेशन शुड बी लाइक बाय यू, है ना, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, वह अपने बॉक्स में ऐसे 30 घन रख सकती है। यदि महिमा के पास एक घनाभाकार पासा जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो वह मीनू के बॉक्स में ऐसे कितने पासे रख सकती है यदि बक्सा पूरा खाली है? जी क्लियर? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बात समझ में आ गई? यस। So Meenu has a cube of side 1 centimeter. She can keep 30 such cubes in her box. If Mahima has a cuboidal, hello Payal, dice whose length is 2 centimeter but 1 centimeter and height is 1 centimeter, then how many such dice can she keep in Meenu's box if the box completely empty? बड़ा सिंपल सवाल है, देखो सिंपल सी थ्योरी समझो, सवाल में कुछ बड़ी चीज नहीं है, एक बार में सवाल कर सकते हैं आप, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। अगर आप चाहते, मीनू के पास क्या है, एक बक्सा है, तो उसने बोला एक बक्सा है और एक घन वाला है, तो अपने बक्स में वो 30 घन रख सकती है, तो उसके पास जो बक्सा है वो 30 घन रखने की कैपेसिटी है। तो जब 1 सेंटीमीटर वाले बॉक्स में वो रखती है उसमें 30 घन आ जाते हैं, तो मतलब उस घन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 30 घन सेंटीमीटर हो गया ना, 30 घन सेंटीमीटर। आपने कहा ओके। अब महिमा के पास एक घनाभाकार क्या है, वो पासा है। अगर मैं घनाभाकार पासे की बात करता हूं, तो अगर मैं उस पासे के वॉल्यूम से उस घने वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएंगे ना नंबर ऑफ बॉक्सेस में कितने कोई क्यूब आ सकते हैं। आपने कहा ओके, तो घन का क्यूब तो 30 हो गया और एक पासा कितना हो गया, आपने कहा 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 30 बटा 2 हो गया ये, तो यानी 15 क्यूब्स रख सकती है। 15 वो अपने ऐसे जो पासे थे वो 15 पासे एक बॉक्स में आ सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, वैसे मुझे लगता है नहीं कि प्रॉब्लम कुछ होगा। इजीली समझ में आ रही है सारी चीजें, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, 30 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, ओके डोंट वरी। क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 2 4 6 7 8 x 11 से विभाजित है और 5 अंकों की संख्या 3 6 7 1 y 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का मान बताओ। तो ये डिविजिबिलिटी रूल से x कैसे गायब होता है, आप कैसे पा सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप इनके अंक जरूर निकल लोगे। मैं भी आपके सामने बताता हूं और आप भी करिए, मैं भी करके बताता हूं कैसे करेंगे। 6 अंकों की एक संख्या है, कोई बात नहीं है, आपने कहा 2 4 6 7 8 एक संख्या, इसमें बाद में x लगा हुआ है, तो उसने बोला 11 से डिवाइड है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग माइनस विषम अंकों स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, है ना? ये बात समझ में आ गई जी? बात समझ में आई? तो आपने क्या कहा, तो सम स्थान पर क्या कहें, आपने कहा ये आए विषम स्थान, है ना, और ये आए सम स्थान, यही तो है। तो अगर मैं विषम स्थान की बात करता हूं तो 8 4 12 7 4 11, तो 11 प्लस x किसके बराबर होना चाहिए, आपने कहा 8 से 14 तो 16 के बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हुआ
16 माइनस का 11 बराबर 5, तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या करें, तो दूसरी संख्या क्या थी इसको भी देख लेते हैं। 3 6 7 1 y। अब ये 9 से डिवाइड है। आप सभी जानते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 6 और 3 9 7 16 और 17, तो 17 में मैं क्या जोड़ूं जो 9 से कट जाए, तो y की जगह 1 ही रखना पड़ेगा ना, आपने कहा 1 जोड़ दो, तो ये 18 हो जाएगा जो 9 से कट जाएगा, यानी y का वैल्यू 1। अब आपके सामने क्या पता लगा कि x का वैल्यू तो 5 है और y का वैल्यू 1 है। अब क्या करना था, इस वाले का मान निकालना था, तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तो 5 प्लस का 1 और 5 माइनस का 1, 6/4 यानी 3/2। राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका वैल्यू 3/2 है। सवाल आपको सारे आते हैं, सारे कराए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई सवाल आपको नहीं आता है, बस उसको थोड़ा सा लेंथी बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आपसे x भी दे दिया और आपको y भी दे दिया और डिविजिबिलिटी रूल पर सवाल दे दिया और आपको 5 लिखा है ना यहाँ पर, ये तो 5 अंकों की संख्या है ना। देखो अभी तो देखा आपने भाई, नंबर ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस होते हैं। देखो ये 9 का रूल है ना, जब 9 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब 17 तो यहाँ पर हो रहा था, अब तो y की जगह में क्या पुट कर दो वो 9 से कट जाए, आपने कहा 1 पुट कर दो 18 हो जाएगा। वो सब सही होंगे, डोंट वरी, परेशान ना हो, सारे सवाल सही होंगे। ओके अभी क्लियर है सबका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग बराबर विषम स्थानों पर आए अंकों के योग के बराबर होता है। दैट्स इट, राइट ऑप्शन 3/2 एकदम सही जवाब था। एक सवाल, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्त उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत रखना है। यह एक उदाहरण है निबंधात्मक प्रश्न का, प्रासंगिक प्रश्न का। प्रासंगिक प्रश्न कौन से होते हैं, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक से। नियतकालिक प्रश्न का यानी पीरियोडिक क्वेश्चंस हैं, या फिर विवर्तांत प्रश्न का यानी मुक्तोत्तर वाले प्रश्न का यानी ओपन एंडेड का। हाँ वो देखो 30 क्वेश्चन ही करा रहा हूं अभी, इन्हीं को करा रहे हैं सीधा 30 क्वेश्चन का फास्ट प्रैक्टिस बैच ही है रागिनी, डोंट वरी। तो राइट ऑप्शन क्या है, नियतकालिक। देखो सवाल समझो, सवाल में क्या है, ये बच्चा तो टिल्लू, इसको बोला भाई 4 नंबर कोई भी ले लो, सबसे बड़ी संख्या बनाओ 5 अंक, उसमें इकाई अंक 5 रहेगा, तो ठीक है। वो बोला जी 9 9 9 5 हो गया मास्टर जी, भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, इकाई का अंक 5 है, लेकिन क्या था कि कोई भी 4 अंक। दूसरा बोला मैडम जी मैं तो ये बनाऊंगा 9 8 9 5, उसने अपने अकॉर्डिंग ये बनाई। भाई 4 अंकों का प्रयोग करना, कोई भी 4 अंक ले सकते हैं वो उनको अपने अकॉर्डिंग बड़ी संख्या बनानी है, बस कंडीशन क्या है कि यहां पर जो है 5 यूनिट प्लेस पर रहना चाहिए। हाँ आयुष, अरे भाई एक ही नंबर डिजिट तो नियत किया है, ये 3 डिजिट थोड़े नियत कर दिए। हाँ जी भाई 5 में अगर उसने 5 को कांस्टेंट कर दिया तो बच्चे पहले 3 नंबर तो बदल के कुछ भी आंसर लिख सकता है। हाँ जी एक ही नंबर तो नहीं है तो पूरा आंसर कांस्टेंट थोड़ी हो गया। 50 बच्चों को दोगे लिखने के लिए कि भाई इसमें इकाई के अंदर 5 आना चाहिए और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करो, ये 4 डिजिट ले लो आप कोई सी भी, तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आंसर लिखेंगे ना। आया समझ में, तो नियत जो है वो सिर्फ 5 है, पूरा डिजिट नियत नहीं है, कांस्टेंट सिर्फ 5 को किया गया है, 3 डिजिट शेष हैं, वो 3 डिजिट को घुमा फिरा कर कुछ भी बच्चा आंसर देगा, यू हैव टू अडेप्ट। ओपन एंडेड का मतलब होता है रागनी, ओपन एंडेड का मतलब होता है जिस प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर हो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओके एक और, हाँ बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने, गुड आफ्टरनून प्रीति। अलग को छांटिए, इनमें से अलग कौन है, पंचभुजाकार प्रिज्म, घन, अष्टफलक या चतुष्पार्श्वीय फलक, चतुर्पार्श्वीय फलक, यानी शॉर्ट आउट ऑड टर्म, पेंटागोनल प्रिज्म, क्यूब्स, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन। आंसर डी घन। क्या बात है भाई, क्यूब को बताया, क्यूब क्यों है भैया, हाँ जी
सबने बी आंसर दिया, घन सबसे अलग है। क्यों? घन में क्या प्रॉब्लम है भैया? हाँ जी, घन में क्या दिक्कत है भाई साहब? और ये पंचभुजाकार, ये 3D नहीं है। हाँ जी, ये कौन से 5D हैं? ये भी तो 3D ही हैं। ये सारे 3D शेप है, इनमें से कौन सा 2D शेप है भाई? इनमें से कौन सा 2D है? सारे ही 3D शेप हैं। इनमें से कौन सा आपको लगता है कि ये 2D शेप है? सारे 3D हैं। ऑल शेप्स आर 3D। चलो मैं कुछ दिखा देता हूं आपको, तब बताना। ओके, समझ लो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। 17 का आंसर मैंने बताया ना, ऑप्शन नंबर 4, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं पेंटागोनल प्रिज्म, ये वाला पंचभुजाकार प्रिज्म। अब मैं आकृति दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या है। ये है पेंटागोनल प्रिज्म। प्रिज्म इस तरह का है जिसके अंदर पेंटागन होते हैं, यानी 5 भुजाएं चारों तरफ होंगी, 1 2 3 4 5। ओके, इस आकृति को बोलते हैं क्यूब, जो आपके सामने है। ये भी 3D शेप में ही होता है ना? अब आंसर देना। ये है टेट्राहेड्रन, समझ रहे हो? दिस इज टेट्राहेड्रन। ये हमेशा मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है आकृति, ये आप गणित में नहीं बनाते हैं। 3D, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन, जिसमें टेट्राहेड्रन को चतुष्फलक, जिसमें 4 भुजाएं चारों तरफ से कैसे भी देख लो एक डायमंड शेप में होती है। तो आपको कौन सी आकृति अलग लग रही है इसमें से अब? हाँ जी, ये टेट्राहेड्रन सही लग रहा है, या फिर आपको ये, हाँ, ऑक्टाहेड्रल सही लग रहा है? ये केमिकल बाउंडिंग में यूज होता है। जो ऑक्टाहेड्रल है ना, जो अष्टफलक है, ये वहां पर यूज होता है। हाँ, तभी तो सी फाली मुझे भी अलग लग रही थी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके जी, सी, अगर वो अष्टफलक को मान लेता है सही, तो इसमें पंचभुजाकार प्रिज्म भी हो सकता है। क्योंकि प्रिज्म में खास बात क्या होती है? क्योंकि सारी आकृतियां एक पर आकर मिलती हैं, है ना? क्योंकि इसमें क्या होती है, प्रिज्म में साथ, लेकिन यहां पर भी तो जो ये चतुष्पार्श्वीय फलक है, ये भी तो वही है। चलो, तो राइट ऑप्शन मैंने बता दिया, हमारे अकॉर्डिंग अष्टफलक है इसका। हाँ, हेक्साफ्लोराइड, हाँ, ऑक्टाहेड्रन। एक और सवाल, चलो बताओ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करके के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपना योगदान दें, गणित की समस्याएं हल करने में बच्चे की प्रवीणता बनाना, बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। According to National Curriculum Framework 2005, which of the following is the higher objective of learning mathematics? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपने कहा जवाब मिलेगा ABCD के रूप में, सबको पता है इसका आंसर। डी क्यों दे रहे हो भाई? बच्चों में प्रतिमान संख्या नहीं, क्या है? बच्चों के अंदर कुछ विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप गणितीकरण करो। मैंने बहुत बार बताया है कि मस्तिष्क का गणितीकरण, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थॉट प्रोसेस, दैट इज द ब्रॉड एक्टिविटी, दैट इज अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव व्हिच इज गिवन बाय एनसीएफ, है ना? राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब होगा। वन मोर क्वेश्चन, निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? मातृभाषा में निर्देश देना, कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग करना, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग करना, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना। Which of the following is not a suggested pedagogical strategy for enhancing basic numerical skills? देखते हैं। हाँ, ओके, श्योर रागिनी, आई विल डू। तो मातृभाषा में निर्देश देना, कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग या हस्त कौशल सामग्री का उपयोग। तो संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके ओके ओके, बहुत सारे बच्चों ने ABCD के रूप में जवाब देने का कोशिश किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं
सही जवाब इसका सी नहीं है। सी इज नॉट द राइट आंसर। 3 इज नॉट द राइट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। पहले समझ लो मतलब क्या है। अब तो वैसे भी बता दें, बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, सब जानते हैं, क्योंकि जो उसकी डेली लैंग्वेज है, जो उसकी बुनियादी भाषा है, जो उसकी बेसिक लैंग्वेज है, उसको वो बहुत अच्छी चीजों को समझता है और उसके कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ये तो सही है। कहानियों, कविताओं, खेलों का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी आप संख्यात्मक क्वेश्चन में करेंगे, तो मैंने बताया था ना, एक प्यारी चिड़िया रही डाल पर सो, एक और आ गई, बोलो कितनी हो गई? वो हो गई 2। अब 2 प्यारी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक और आ गई, बोलो कितनी हो गई? तो ऐसे से गिनती समझाते ना बच्चों को। हाँ, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग करना। अगर आप संख्यात्मक कौशल की वृद्धि करने की बात करेंगे तो संख्यात्मक प्रश्न का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि संख्याओं के आधार पर ही संख्यात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं। लेकिन बताता हूं प्रिया, लेकिन हस्त कौशल सामग्री जानते हो क्यों इसको बोलते हैं हैंडक्राफ्ट? अब हैंडक्राफ्ट मटेरियल जानते हो आप? चित्रकारी करना, ज्यामितीय आकृतियां बनाना, 6 पत्ती का गोला बनाना, डिजाइन बनाना, क्या ये मैथमेटिक्स में संख्यात्मक कौशल का विकास करेंगे? आप बताओ। हाँ जी, क्या बच्चे हैंडक्राफ्ट मटेरियल का मतलब क्या समझते हैं आप? हैंडक्राफ्ट मटेरियल का मतलब क्या समझते हैं आप? जिसमें आप ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, यही तो हैंडक्राफ्ट होता है। जिसमें आप जरी का काम करते हैं, गोटा जरी का हो गया, कढ़ाई होगी, बुनाई, वही तो सब आते हैं हैंडक्राफ्ट मटेरियल में। तो क्या आप गणित पढ़ाते समय हैंडक्राफ्ट मटेरियल का प्रयोग करते हैं? हस्तपरक प्रतिमान तो था, हैंड कार्ड्स थे वो जो आपने पढ़ा था ना, दैट वाज हैंडक्राफ्ट। हस्तपरक प्रतिमान जिनको बोलते थे। बिल्कुल, हस्त कौशल सामग्री ना ना ना, तो उन्होंने गणित के बारे में बात नहीं की ना। समझ नहीं रहे हो आयुष? बुनियादी शिक्षा पर बल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम स्पेशल गणित के बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हर्षो, आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में समझ गया। अब वो भूल जाओ, उसको भूलने में ही फायदा है ना? हाँ हारुष, अब उसको भूलने में फायदा है, टेंशन मत लो, भूल जाओ। ओके, और आगे से कसम खाओ कि कभी लुल्लू नहीं बनोगे किसी के द्वारा, ठीक है ना? नहीं तो आप ऐसी लीड देते रहोगे, अगली बार कैमरा दे देना, उसके लिए लैपटॉप दे देना, अगली बार आईफोन दे देना, फिर किडनी बेचनी पड़ेगी, गुर्दे बेचने पड़ेंगे, फिर खुद को ही बेचना पड़ेगा भगवान जी के पास, है ना? तो उस पर फोकस करो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अज्ञानता का प्रभाव है, समझदारी का नहीं है, ठीक है ना? कोशिश करो इस अज्ञानता को दूर करो, गणित पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, बताता हूं प्लीज, डोंट वरी। ओके, एक और सवाल। एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? चलिए देखते हैं जवाब क्या मिलता है। गणन संख्या, नामिक अंकित संख्या, प्रेक्षित संख्या, क्रम सूचक संख्या। ए बस नंबर 405 runs from place A to place B. Which type of representation of number is used in above statement? अच्छा सर, पेटीएम कर दो आप, मतलब तुम लुल्लू बने हो तो मैं भी बन जाऊं? हर्षु भैया, मतलब तुम अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हो तो मैं भी मारूं क्या? है भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं आपके बराबर समझदार नहीं हूं, ठीक है चलो। एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी को भी चलती है। ऊपर दिए गए कथनों में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? गणन संख्या, नामिक अंकित संख्या, प्रेक्षित संख्या, क्रम सूचक संख्या। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया, देखो एक बस है और ये हो गया ए से बी, और बस संख्या क्या है?
नहीं, बस का नंबर क्या है 405, तो 405 उसकी आइडेंटिटी है ना। हाँ भैया, मेरी क्लास हर्षु ली नहीं है आपने, भाई हर्ष ने मेरी क्लास नहीं ली है। एक शिक्षक बालक को शैक्षिक संबंधित समस्याओं से निकाल सकता है मेरे बच्चा। कल को कह रहे आप यहाँ अब शिक्षक के घर जाके कहने लगे मास्टर जी मुझे तो आईफोन चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो भैया शिक्षक कहां से ला के देगा। अब शिक्षक, अब तुम बालक हो गए, कल को कोई दूसरा वाला आईफोन दे के आ जाएगा, तीसरा वाला, तो मास्टर जी को तो अपनी जमीन जायदाद गुर्दे सब बेचने पड़ जाएंगे भाई तुम्हारे लिए। है? पापा से कह दो, अपने पापा से तुम्हें इनाम भी देंगे और पैसा भी देंगे, तुम्हें लीड भी दिलवा देंगे दोबारा से। ठीक है, डोंट वरी, परेशान ना हो आप, समाधान मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये उसका नंबर है, बस संख्या पर 405, तो ये 405 संख्या पर उसका नंबर पड़ा हुआ है, हो ना। तो ये 405 उस पर पड़ा हुआ नंबर, तो गिनती नहीं है कि उसने कितने चक्कर मारे, है ना। नामित अंकित संख्या, उस पर उस बस का नाम है 405। इस कैदी नंबर 786 पढ़ा था ना आपने, तो भाई आपकी गाड़ी को कैसे पहचान जाते हैं, आप कहते अपनी गाड़ी को, अरे पुलिस वाला कहता है भाई अच्छा अपनी गाड़ी के कागज दिखाओ, तो क्या कहते हो, उस पर जो नामित प्लेट है उसी को तो दिखाओगे, या ये कहोगे नहीं जी मेरी गाड़ी का नाम तो राम प्यारी है, मैंने तो इसका नाम स्वीटी रखा हुआ है, ओके मैं तो इसको सेनोरिटा कहता हूं, ऐसे नहीं कहोगे ना। गाड़ी का नंबर उसकी आइडेंटिटी है, उस पर अंकित संख्या उसके नाम को डिनोट करती है ना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। क्रम सूचक का मतलब क्या होता है कि क्रम सूचक का मतलब होता है कि 405 जो बस है वो चौथे नंबर पर स्टेशन पर खड़ी है या चौथे गेट पर खड़ी है, तो यो क्रम सूचक होता है भैया। सवाल आते हैं क्रम सूचक वाले। एक और सवाल, चलिए। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सम्मानों से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। मूर्त सम्मानों से यानी मूर्त वस्तुओं से। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है। वैचारिक समस्या करेंगे, लेकिन आप इसको वैचारिक कहां रहने दे रहे हैं हर्षु, सॉरी हारुष, आप इसको वैचारिक कहां बना रहे हैं, आप तो इसको पब्लिक के लिए बता रहे हैं। वैचारिक समस्याएं जो होती हैं, वैचार हमेशा जब किए जाते हैं एक दूसरे से, वो शांति में किए जाते हैं। अब अपने स्टेटमेंट ही आप इस जगह यूट्यूब चैनल पर रख रहे हो, बताओ यहाँ कौन कहेगा। तो वैचारिक समस्या जब आपको कोई सोल्यूशन लेना है, आपको सोल्यूशन मिल सकता, ज्ञान मिल सकता भाई, कैसे मिले यहाँ से। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे गरीब प्रजाति मास्टर की होती है और सबसे कंजूस भी उसी की होती है, ऐसा सुनने में आया है। तो कृपया करके वहां डिमांड रखें जहां वो पूरी होने की 1% भी गुंजाइश हो, है ना। वैचारिक समस्या है, वो गलती है, इस पर विचार किया जाए आपके द्वारा। चलो सवाल देखते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को समूह बनाने में सहायता करता है। स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझाने में मदद करता है। छात्रों के उत्तम प्रयोग कौशल में सुधार करना, या फिर यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है। राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि जब बच्चा मूर्त सामानों की बात करता है, मूर्त वस्तुओं की बात करता है और उनका समूह बनाता है, तो मूर्त वस्तु और समूह में क्रियाकलाप करना हमेशा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर होता है। क्योंकि मूर्त वस्तु कौन सी होती हैं जी, हमारी जैसी जो स्थानीय मान की बात हम करते हैं, तो दैनिक जीवन, क्योंकि हमारी जो मूर्त वस्तुएं, जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो उसके लिए मूर्त वस्तु उसके आसपास की वस्तुएं तो होती हैं, तो दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को समूह बनाने में सहायता करता है उसको, इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। धन्यवाद हारुष, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमसे इतनी देर बात की और आपने अपने दुख दर्द को हमारे साथ बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे आपके लिए भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर कराएं। एक और मधु, आपको कमेंट नहीं दिख रहा है ये पेपर में, प्रिया, हे प्रिया प्रिया, ये सीटेट का पेपर है 2021 में 24 दिसंबर को जो हुआ था, मैं एक एक करके करा रहा हूं, ठीक है ना। मधु, हाँ आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया, आइडेंटिटी होती है। मधु,
ओके, आगे बढ़े। 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। ऐसी 17 बोतल में दूध की मात्रा कितनी होगी? 37 लीटर 750 मिलीलीटर, 38 लीटर, 38 लीटर 250 मिलीलीटर, 38 लीटर या 750 मिलीलीटर। तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा, देख लेते हैं। 60 लीटर एंड 750 milliliter milk is filled in 27 bottles of the same size. The quantity of milk is 17 bottle is what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके हारुष, आप हमसे मिलेगा। देखो यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे हारुष, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस एक उद्देश्य को लेकर आए हैं कि इस उद्देश्य में आज हम 30% को खत्म करेंगे। फिर बीच में हम अगर आपसे बात करने लगेंगे बहुत सारे विद्यार्थियों को नुकसान होगा, परीक्षा बिल्कुल पास में है। तो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को हम बाद में करेंगे, स्थगित करते हैं कुछ दिन के लिए, है ना, फिर आप बात करेंगे। 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतल में भरना है। तो अगर मैं बात करूं कि 27 बोतल में भर दिया आपने, तो भाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, है ना, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं ना। उसने कहा 60 लीटर में कितने ml बन गए, आपने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 60,000 हो गया। तो 60,000 मिलीलीटर तो ये हुए, प्लस 750 ml ये हो गया, तो कितना हुआ? 60,750 ml वो मिल्क है, मिलीलीटर। उसको 27 बोतल में आपने भर दिया, तो 27 का डिवाइड कर दूं मैं इसमें, अगर आप कहेंगे तो 27 का डिवाइड कर लेते हैं। जब ना हो तो मुझे बता देना। इज इट क्लियर? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। जब मैंने 27 का डिवाइड किया तो कितना हुआ? 27 दूनी 54 और 27 दूनी 54, 27 135, ठीक है 2250। तो ये 2250 ml आ गया। तो यानी एक बोतल में जो आता है मिल्क वो 2250। अन्य कोई बात नहीं, आपने अपने विचार रखे, उससे कोई परेशानी नहीं है, डोंट वरी। किसी होटल के रूम नंबर 1 2 3 4 ना, हाँ वो नामी संख्या है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम मधु। किसी होटल के रूम पर जो नंबर डले हैं वो उसकी नामित संख्याएं हैं, किसी को आइडेंटिटी देते हैं। तो यानी कितना हुआ? 2250 में ml उस एक बोतल में आता है। जब एक बोतल में 2250 ml जूस आता है तो 17 बोतल में कितना आएगा? 17 0 0 17 5 85 8 17 दूनी 34 और 8 42 और 17 दूनी 34 और 4 38, तो 38,250 ml। लेकिन आपको तो लीटर में आंसर दिया है, तो उसको ml में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ml को लीटर में 1000 का डिवाइड कर दिया हमने, कितना हुआ? 338 लीटर और 250 मिलीलीटर, ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 सी करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया, क्लियर है? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और देख लेते हैं फिर आपके सामने। आप मानू भाई, देखो इसके लिए तो आपको सिर्फ पढ़ाई करने का एक ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि गणित हमेशा प्रैक्टिस से आता है, उसके अलावा गणित कभी नहीं आएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचान कौन सा है? बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए, शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक एक करके उसका परिचय दिया जाए, छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए, बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। अरे क्या बात है प्रिया, आप एमपीटेट में भी सफल हो जाएंगी, डोंट वरी, परेशान ना होइएगा। बस ये आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों से लगाव है, जिस वजह से हम इन सेशन को स्पेशली आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, और उम्मीद है आप जुनून हमारे अंदर भी कि आपको पास कराना है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं, क्योंकि आप देखो बच्चों को आकृति की अवधारणा, यानी आप किसी शेप का उसको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, तो बच्चों को जो आम उसके चारों ओर की वस्तुएं हैं, ये चौकोर है, ये गोल है, डब्बा गोल होता है, कटोरी गोल होती है, दरवाजा चौकोर, इन सब चीजों के बारे में संबंध करके अनुभवों को साझा करने का मौका दें, क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष अनुभवों से बहुत जल्दी सीखता है। बहुत बढ़िया। तो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, ये तो आपको पता ही लग गया आपका आंसर क्या दिया। चलो, गणित से संबंधित निम्न में से उचित कथन है। गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। बी,
गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणा के बारे में है। सी, गणित के प्रश्नों समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतनों को बढ़ावा देता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उचित है, ये आपको बताना है, उचित है या है। ए और बी दोनों उचित हैं, केवल बी, केवल सी, या केवल ए, ऐसे लिख देते। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। पंद्रह नंबर की मनु, 15 नंबर की पैराग्राफ होगी, 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 में बटा होता है सारा। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी, जवाब मिलेगा आपका केवल ए। ओ माय गॉड, ना, ओ ना ना, शायद आपको बता देंगे। सी, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, जब भी बालक गणित की समस्याओं को करता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है। आलोचनात्मक चिंतन को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी बच्चा कोशिश करता है कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो किसी भी बालक की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम गणित के सवाल तो हल करवाते हैं। अब देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। गणित की समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में दी गई कलम, क्या मुझे बताओ कि जो उस किताब में लिखा है उसी के आधार पर हल हो सकता है क्या। फिर गणित में लचीलेपन का क्या रहा, एक प्रश्न को कई तरीके से कराने का फायदा क्या रहा, है ना, गलत है ना। तो गणित में अगर एक ही हल विधि को हल करेंगे तो नई नई चीजों में बच्चा नए पर्सपेक्टिव से कैसे सीखेगा, वो कैसे चिंतन करेगा, है ना। इसलिए ये तो गलत है, क्योंकि उससे नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं और उसके तब शिक्षक कौन सी विधि लगाएगा। एक तरफ तो एनसीएफ कहता है कि शिक्षक को पढ़ाते समय नई नवीन शिक्षण विधियों का काम करना चाहिए, और वो कह रहे जैसे किताब में लिखा ऐसी हल करवा दो, तो आधा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केवल गणित केवल संख्याओं और संख्याओं की अवधारणा के लिए नहीं है, वो बहुत जगह है, समाज को जोड़ने के लिए, मनोवैज्ञानिक चीजों को बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए, है ना। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर केवल सी, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। पर सवाल, हाँ ओके ओके, बाय बाय। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। इनमें से अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स, मैंने पढ़ाया है ना कितनी बार अभी। ओके मनीषा, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जब मैं क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचू मुझे बता देना। देखो, ये मैंने आपको बताया है ना कि दशमलव का प्रतिनिधित्व, दशमलव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, सबसे सूटेबल तरीका क्या है, वो है दशमलव संख्याओं को ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर, है ना। जैसे यहां पर देखो, इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर, इसको ग्रिड पेपर भी बोलते हैं। तो ऐसा पेपर जो दशमलव की संख्याओं को प्रेजेंट करे, वो 10 गुणा 10 की शेप में या 100 मल्टीपल बाय 100 की शेप में पाया जाता है, अगर हम ग्रिड पेपर की बात करते हैं। ये आपका है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब क्या होता है, जब बालक किसी भी आकृति को यूज करता है तो 10 ग्राम उसको बोला जाता है। और 10 ग्राम का मतलब क्या होता है कि इसमें 5 या 7 आकृतियों का होना पाया जाता है, और उन आकृतियों को जोड़कर हम कोई भी आभासी आकृति बना लेते हैं। ये चीनी पहेली है। हाँ हाँ, एक ही बात, बिल्कुल सही बात है। ये चीनी पहेली है, इसमें 5 या 7 आकृतियों का होना पाया जाता है, और बच्चा इसमें ज्यामिति संकल्पनाओं को मजबूत करने का प्रयास करता है, ज्यामिति चिंतन को समझता है। इसको बोलते हैं डाइनिस ब्लॉक। ये डाइनिस ब्लॉक क्या है, ये डाइनिस ब्लॉक क्या है, ये एक बच्चे में संख्यात्मक ज्ञान और स्थानीय मान की अवधारणा को मजबूत करने का सबसे अच्छा साधन है ना। इसमें हम बच्चे को स्थानीय मान प्लस इसमें बच्चे को हम प्लेस वैल्यू प्लस जोड़ना और घटाना भी सिखा सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, एक एक को वंस बोलते हैं, टेंस वाला होता है उसको स्ट्रिप बार बोलते हैं, इसको 100 वाले को स्ट्रिप बोलते हैं, और 1000 का भी बनता है जहां पर तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है। नमस्कार सोना, इसको बोलते हैं संख्या चार्ट। अब संख्या का चार्ट कैसे होता है, संख्या चार्ट क्या है कि संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि संख्या आपस में कैसे चलती हैं, उनके क्या, ठीक है ना, उनमें क्या क्या रिलेशन। जैसे हमने देखा ना, यहाँ पर एक एक सबके स्टार्ट में होगा, यहाँ सबके लास्ट में 2 2 होगा, सबके लास्ट में 3 3 होगा, ऐसे। और स्टार्टिंग में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में लिखा होगा। ओके,
एक और, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। एक क्या? समचतुर्भुज, पतंग, वर्गीय आयत। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। हाँ सब लेंगे, डोंट वरी। अब 24 के बाद 25, एक एक दिन का लेके चल रहे हैं ना, पहले हमने 16 का कराया, फिर 17 का कराया, फिर 23 का कराया, अब 24 का करा रहे हैं। अंक गणित प्रिय, वो अंक गणित है, अर्थमेटिक है, वो सबसे प्राचीनतम शाखा। ओके, तो यहां पर जो मिला है, अभी 3-4 पेपर हुए हैं बस, बी डी, समझ लो, सारी आकृति बता देता हूं। इसका सही जवाब है आयत। कैसे? समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज की जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मैंने बताया हुआ है। दूसरा क्या है? पतंग, पतंग की जो आकृति है वो समचतुर्भुज भी होती है और थोड़ी सी बड़ी भी होती है, ऐसी वाली, ऐसी वाली। तो पतंग की ये वाली जो आकृति है, समचतुर्भुज वाली आकृति है, वर्ग वाली आकृति है, जैसे हम इसको वर्ग बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं ना पतंग को कई बार, तो जो वर्ग वाली आकृति है उसमें विकर्ण बराबर हो सकते हैं, है ना। उसने बोला नहीं हो सकते हैं, तो हमें सकने पर चलना है। वर्ग जो है वो बराबर होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर, विकर्ण के अर्थक भी बराबर, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जबकि आयत तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आयत बनाया जाएगा तो आयत के विकर्ण कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काट सकते। जबकि पतंग अगर वर्गाकार है तो पतंग इसका यूज कर सकती है, लेकिन टाइमिंग सेम डे, सेम टाइम एवरी डे। ओके, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो समचतुर्भुज, पतंग, वर्ग और आयत, इन सब के बारे में हमने बात की, हमें समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट ऑप्शन था आयत। एक और सवाल, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? घर के और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, समुदाय में अनेक व्यक्तियों की राय लेना। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी। लेट्स सी व्हाट विल बी द बी आंसर मिल रहा है। तो यहां पर बी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। देखो, अगर हम बात करते हैं पूर्वानुभव, तो पूर्वानुभव हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह को जन्म देंगे, है ना, हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह को जन्म देंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियां लड़कों से अच्छी होती हैं या लड़कों से लड़कियां, इस बात को सिर्फ कहना, ये क्या है? सिर्फ कहना एक लैंगिक पूर्वाग्रह है, जो गलत बात है। लेकिन अगर आप उस दावे की पुष्टि करना चाहते हैं कि यस दिस इज द प्रूफ, तो आपको सर्वे करना होगा, आपको रिसर्च करना होगा। आपको एक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 500 स्कूल में सर्वे करना पड़ेगा। उन 500 स्कूल में सर्वे करने के बाद आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इस स्कूल में अगर हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो लड़कियां लड़कों से कमजोर हैं, लड़कियां लड़कों से अधिक मजबूत हैं। तो वो क्या करना पड़ेगा? आपको लड़कों और लड़कियों जेंडर आधारित करके आपको गणित में शोध करने की आवश्यकता होगी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल फिर तो, हाँ ये तो रूढ़िवादिता है। किसी भाग का क्षेत्रफल सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कर दो, प्लस चौड़ाई के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सदैव लंबाई और चौड़ाई से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। उसके परिमाप से सदैव ज्यादा होता है। एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। तो किसी भाग का क्षेत्रफल इनमें से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ, गलती के चांसेस ना हो किसी के पास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बी, ए सब लोग आप बता रहे हैं। काफी अच्छी कोशिश जारी है और आपका सवाल हमें लग रहा है कि काफी अच्छा आप देंगे। डी इज द, हाँ ओके ओके प्रिया, डोंट वरी, सबके डाउट बताऊंगा, डोंट वरी, परेशान ना हो, लास्ट में बता दूंगा, परेशान ना हो। मैं डाउट रुकूंगा, जो जो आपको बातें करनी है वो सारी बातें बताऊंगा, डोंट वरी।
डी इज एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, अगर हम बात करें, ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो फॉर्मूला गलत लिखा है, ये तो परिमाप का फॉर्मूला है। ये सही है कि लंबाई और चौड़ाई से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन किसका? सिर्फ आयत का। अगर मैं बोलूं त्रिभुज का निकालो, तो त्रिभुज का तो नहीं निकलेगा इससे। परिमाप ये कंपैरिजन है जब आप दोनों चीजों को निकालेंगे। तो बेसिकली क्या है, किसी भी भाग का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे जाने वाली जगह की माप होती है। बिल्कुल सही जवाब है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, एक और सवाल। अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है। ये मैंने बहुत बार बताया है कि गलतियां शिक्षण का एक आवश्यक अंग मानी जाती हैं। क्यों? सत्य है क्योंकि ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए वो अवसर उपलब्ध कराता है कि वो अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनका प्रभाव पूर्वक रूप से संबंधित करें। सत्य है क्योंकि ये दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर रहा है क्योंकि गणित का अध्यापक कुशल नहीं है। असत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। असत्य है क्योंकि अधिगम में विशुद्धता चाहिए। और सबको इसका उत्तर सही आना चाहिए। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर एक, सत्य है क्योंकि शिक्षक और छात्रों दोनों के अवसर उपलब्ध कराता है और अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें, क्योंकि बच्चा भी अपनी अशुद्धियां नहीं, एरर्स जो उसने करी, गलती उनको जाने, और जो टीचर है वो भी पहचान ले, तो ये उसको आसानी से कलेक्ट बता दे कि हमने यहाँ गलत किया, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करनी है ना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक। क्लियर है? तो भाई ये आज के सवाल आपको कैसे लगे? मुझे बड़ा अच्छा है, मैंने पूरा पेपर आपको करा दिया है आज, और मुझे उम्मीद इस पेपर में आपको बहुत सफलताएं मिली होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के नए नए सेशंस लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा जहां इन पेपर्स को हम कराएंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। थैंक यू।